अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क स्टेनो रीडर्स के न्यू अधिसूचना के बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम लोग सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पहले इस पर 1 से लेकर 2 तक सेट अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग समान ज्ञान और सामयिक घटनाओं जीके और करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसका सेट नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में सेट 13 तक ऑलरेडी इस पर अपलोड कर दिया गया है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सेक्शन है। इस सेक्शन जो जनरल नॉलेज जीए का जो सेक्शन है इसमें 20 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश सेक्शन में भी जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आप लोग का अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है तो इस पर हिंदी सीरीज भी बहुत जल्द लाया जाएगा। अगर आप लोग इसका डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन में आकर तो इसका हिंदी सेक्शन को भी हम जल्द इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे आपके सामने। फिलहाल पहला प्रश्न जो है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित हो। ठीक है। और कुछ अगर बाघ की गुफाएं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश बाघ की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही पड़ती है, जिसे राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। बाबर की गुफाएं गया बिहार राज्य में है। चंदी देवी की गुफाएं छत्तीसगढ़ में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। एलिफेंटा की गुफाएं की बात की जाए तो मुंबई में है। बादामी गुफा जो है कर्नाटक राज्य में है। वाहरा गुफाएं जो है महाबलीपुरम में है। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। और भीमपेटिका की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में रायसेना पहाड़ी में अवस्थित है। अगला प्रश्न जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल जो होते हैं चुनाव के पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे के पहले। 48 घंटे की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। अर्थात 48 घंटे के पहले ही उनको अपना घोषणा पत्र जारी करना होता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्य काम होता है मतदान सूचियों को तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। 48 घंटे पहले जो लगाया जाता है वो आचार संहिता ही है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। भारतीय संविधान का निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में के अंतर्गत आता है। तो इतनी सारी फैक्ट जो है निर्वाचन आयोग का जो है 324 से 329 में इसका जिक्र किया गया है। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलकांड डकैती कांड से नहीं था? यहाँ पर क्या पूछा गया था? नहीं था। ये कौन सा स्वतंत्रता सेनानी इसमें है जो काकोरी रेलकांड डकैती कांड में शामिल नहीं थे? तो चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। भगत सिंह काकोरी कांड में से संबंधित नहीं है, जबकि असफुल्ला खां ये भी संबंधित है। काकोरी अगर बात किया जाए काकोरी डकैती रेलकांड की तो चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था। इसका प्रस्ताव जो है 12 फरवरी 1922 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव के ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी।
इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें 10 क्रांतिकारी शामिल थे, जो कि 3 यहाँ पर दिया हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, असफुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे। रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था और राजेंद्र लहरी को भी फांसी पर लटका गया था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही पॉपुलर है और ये बहुत बार एग्जामों में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन, सिविल कोर्ट के एग्जाम में इसी तरह के जीके का क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है डायरेक्ट पूछ लिया गया है। ये बुक किसकी है? तो एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ की जो है वेल्थ ऑफ नेशन है बुक जो है लिखित है। कुछ इसी प्रकार के जो बुक है उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे डिवाइन्स कॉमेडी दांते प्रिंसिपिया किसने लिखा है? तो न्यूटन्स के द्वारा लिखा गया है। और पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह के बुक्स को आप लोग, इस तरह की बुक्स के लिस्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रस्त हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग जो है किस युद्ध से प्रस्त हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा तराइन का युद्ध होता है। अब तराइन की युद्ध की बात की जाए तो तराइन की युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 में हरा दिया था। बाद में तराइन की द्वितीय युद्ध जब हुआ था 1192 ईस्वी में, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। और पानीपत की अगर बात की जाए, पानीपत युद्ध को जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो 26, 56 और 61 याद रखिएगा। 1526, 1556 और 1761 है। तो 56 में जब हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो इसमें अकबर और हेमू को हराया था। अकबर ने हेमू को हराया था, तो याद रखिएगा। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात की जाए तो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अब्दल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। अगर खानवा युद्ध की बात की जाए तो खानवा युद्ध की बात अगर की जाए तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बाबर जो है इसमें राणा सांगा को पराजित किया था खानवा के युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध की अगर बात की जाए तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर का साम्राज्य का पतन हो गया था। तालीकोटा का युद्ध में जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य की पतन हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं। रामेश्वर द्वीप भारत मुख्य भाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो रामेश्वर द्वीप जो है भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है अलग करता है। पाक स्टेट की बात की जाए तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट है। 10 डिग्री, तो 10 में 0 आता है तो अंडा, तो यानी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। नो, लक्ष्य कभी भी मिनी नहीं होना चाहिए। मिनी का मतलब होता है छोटा, लक्ष्य कभी भी लघु नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बन गया लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये भी अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा की गई थी। तो त्रिस्तरीय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के पंचायती राज का प्रारंभ किया था, राजस्थान के नागरहोल जिले से। 73वां संविधान संशोधन, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये जो है 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए थे। 73वें अगर संविधान संशोधन की कुछ प्रमुख बातों पर अगर नज़र दिया जाए तो इसमें त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। त्रिस्तरीय अगर बात किया जाए तो इसमें डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय में क्या क्या शामिल हो सकते हैं। तो ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर होता है, ग्राम पंचायत होता है,
प्रखंड स्तर होता है, पंचायत समिति होता है तथा जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था जो है प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग इस प्रश्न से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर जो होगा इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में है, इंदौर में स्थित है। केंद्रीय औषधि संस्थान की अगर बात की जाए तो ये लखनऊ में है। औषधि संस्थान जो है लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात की जाए तो यह शिमला में है। ये आलू का है, आलू का ये है, ये औषधि का है, ये क्या है? औषधि का है, औषधि का। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में है, यहाँ चमड़ा का है, क्या है? चमड़ा का अनुसंधान है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के काल में विश्वविद्यालय सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए लाया गया था। किसमें? लॉर्ड कर्जन में। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई और 1916 में जो लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया था। 1922 में जो है विश्वविद्यालय में कार्य करना आरंभ किया था। कब से काम करना आरंभ किया था विश्वविद्यालय में? 1922 ईस्वी में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, वैध मुद्रा क्या का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वैध मुद्रा किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं वैध मुद्रा क्या होता है। वैध मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो करेंसी नोट कहा जाता है। वैध मुद्रा को ही करेंसी नोट कहा जाता है। अब वैध मुद्रा है क्या? प्रतीक मुद्रा जो आज हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम आज लोग प्रयोग करते हैं, जो आरबीआई करेंसी नोट को वैधता प्रमाणित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैध मुद्रा कहते हैं। प्लास्टिक मनी तो आप लोग को पता है, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में जो हुआ था, पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। अगर 1919 की बात किया जाए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, तो इसमें इस अधिनियम में प्रांतों के द्वैध शासन लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो हुआ था, द्वैध शासन लागू किया गया था। अगर बात किया जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो इसमें जो हुआ था, प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। इसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात किया गया तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इस प्रश्न से हमें अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि अभी अभी नए करंट अफेयर से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये भी करंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा डी होगा, जगदीप धनखड़ जो हुआ था। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बताना है कि किनको पराजित करके जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, न्यायालय में प्लीडर किसे कहते हैं? तो न्यायालय में प्लीडर का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा अधिवक्ता को, यानी वकील को। वकील को ही क्या कहते हैं? वकील को ही क्या कहते हैं? प्लीडर कहते हैं। वकील या अधिवक्ता को, एडवोकेट को प्लीडर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वह कौन सा दस्तावेज है जो किसी वसीयत में कुछ जोड़ता है अथवा परिवर्तन करता है? ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में।
यदि आप लोग रेगुलर इस चैनल के माध्यम से बने होंगे तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न को, इसका सही आंसर जो होगा कोडिसील होता है। वह कानूनी दस्तावेज जो किसी वसीयत में कुछ जोड़ना हो अथवा परिवर्तन करना हो उसे कोडिसल कहा जाता है, कोडिसल कहा जाता है। आम को खाने योग्य भाग क्या है? आम को खाने योग्य भाग क्या है? ये तो इजी प्रश्न है। आम का खाने योग्य जो भाग होता है मध्यभित्ति होता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। रमन प्रभाव का प्रकाश के उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव जो है प्रकाश के उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा सभी पारदर्शी माध्यम, सभी पारदर्शी माध्यम। जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रव और ठोस से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता से कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। इसे ही रमन प्रभाव कहते हैं। रमन प्रभाव की बात की जाए तो उन्हें भौतिकी में 1930 में नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन और उनके इस खोज के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न जो है, संपर्क विधि H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तो देखिए, हाइबर विधि में अमोनिया निकलता है। हाइबर विधि में अमोनिया, उत्प्रेरक जो होता है लोहा होता है। संपर्क विधि में जो होता है उत्प्रेरक जो होता है PT या V2O5 होता है। और हाइड्रोजनीकरण में जो होता है निकेल या PD या PT होता है। तो यहाँ पर संपर्क विधि पूछा गया है तो V2O5 होगा, V2O5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर C होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B ml2 T इनवर्स। अब कुछ पृष्ठ तनाव की बात की जाए तो पृष्ठ तनाव का जो होता है MT2 होता है पृष्ठ तनाव का। गुरुत्व नियतांक की बात की जाए तो M इनवर्स L3 और T2 होता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणीय वेग का जो होता है T इनवर्स होता है। जड़त्व आघूर्ण का ML2 होता है और कोणीय संवेग का ML2 T इनवर्स होता है। अब आगे देखा जाए, टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आज के सेट का जो है आखिरी सवाल है। टेरिडोफाइटा का संवहनीय क्रिप्टोगैम्स के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइटा के बारे में कुछ जान लेते हैं। टेरिडोफाइटा जो है समूह में अपुष्पबोधित पादपों में रखा गया। इसमें पादपों का शरीर जड़ तथा तना पत्ती में विभाजित रहता है। संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम में बटा रहता है। इसमें पुष्प तथा बीज का निर्माण नहीं होता है। फर्न जो है टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा है। याद रखिएगा एग्जाम्पल में टेरिडोफाइटा पौधे का सबसे, अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि कौन सा उसके पौधे के अंतर्गत आता है तो फर्न आता है। कौन सा आता है? फर्न आता है। तो इस तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।